हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पार्ट 1। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो भारतीय नोट पर 17 भाषाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं उनको भी देख लेते हैं। तो भारतीय नोट पर 17 भाषाएं हैं, जो हैं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा नोट पर कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, आसामी, कोंकणी, मराठी, गुजराती और बंगाली भाषा का प्रयोग होता है। 10, 20 और 50 रुपए के साथ दूसरे नोट पर भी 17 भाषाएं इस्तेमाल क्या होती हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने नोट पर अंकित होने वाले वाक्यों को क्या किया है, 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में लिखने का निर्देश क्या किया, जारी किया है। इसलिए अब जल्द ही क्या होगा, नोटों पर 17 की जगह 22 भाषाओं को जगह मिल सकेगी। सभी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। इस नोट पर आरबीआई के गवर्नर की जगह किसका साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लाभों के अनुभव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, जे.ए. शुम्पीटर ने किया था। तो लाभों के अनुभव सिद्धांत का प्रतिपादन जे.ए. शुम्पीटर ने किया था। अब इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अवसर की पूर्व कल्पना करता है, मतलब किसी अवसर के आने से पहले ही क्या कर लेता है, कल्पना कर लेता है, तथा किसी नई वस्तु, नई उत्पादन विधि, नए कच्चे माल, नए बाजार अथवा उत्पादन के साधनों के क्या करता है, नए संयोजन को अपनाते हुए अवसर का क्या करता है, लाभ उठाता है। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वस्तु या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार को अल्प ज्ञानी बाजार भी कहते हैं। यह एक बाजार ढांचे को संदर्भित करता है या रिफरेंस्ड करता है, जिसमें एक छोटी संख्या में सेलर या विक्रेता एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करते हैं और एक बड़ी संख्या में खरीदारों को क्या ऑफर या पेशकश करते हैं। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उपभोक्ता की तुलना किसके अधीन राजा से की जाती है? तो पूंजीवादी के अधीन राजा से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। पूंजीवाद या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उपभोक्ता को राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपभोक्ता कीमतों और विकल्पों के चक्र विन्यास से चयन कर सकता है। सदैव उपभोक्ता का नियंत्रण बना रहता है और व्यवसाय या उत्पादक को उन्हें संतुष्ट करना होता है। उनके विपरीत क्या नहीं करना होता, कार्य नहीं करना होता है।
उपभोक्ता निर्णय करता है कि उत्पादकों को किसका निर्माण करना चाहिए और मांग के आधार पर क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। यदि कोई व्यापारी ऐसे उत्पाद का निर्माण करता है जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता, तो वह उत्पाद क्या होगा, नहीं बिकेगा और इसे खरीदने के लिए क्या नहीं कर सकता, लोगों पर दबाव नहीं डाल सकता। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मताधिकार या फ्रेंचाइजी का क्या अर्थ है? तो मताधिकार या फ्रेंचाइजी का अर्थ है लाइसेंस प्राप्त करने का क्या एक रूप है। मताधिकार या फ्रेंचाइजी में पट्टे का एक क्या है, विशेष प्रचलन है, जिसमें किसी संस्था को क्या करना होता है, एक निश्चित काल के दौरान किसी फर्म की फसल, व्यापारिक मॉडल तथा ब्रांड उपलब्ध कराने की क्या होती है, औपचारिक अनुमति प्रदान करनी होती है। एक विशेष फर्म क्या करता है, भुगतान के बदले फ्रेंचाइजी को अपने ट्रेडमार्क का उपयोग करने, पेटेंट वस्तु का वितरण करने या सेवाएं प्रदान करने का क्या करती है, एकांकित या अर्ध एकांकित आधार पर अधिकार प्रदान करती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाजार में श्रमिकों की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो जनसंख्या में श्रमिक बल के अनुपात पर निर्भर करती है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाए गए श्रम घंटों की संख्या पर निर्भर करती है, जनसंख्या के आकार पर भी निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की पूर्ति आर्थिक और गैर आर्थिक कारक दोनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। यह जनसंख्या के आकार, कुल जनसंख्या में से कार्य करने के लिए उपलब्ध श्रमिकों की कुल संख्या, कार्य के घंटों की संख्या, कार्य की तीव्रता, श्रमिकों की कुशलता, कार्य के प्रति उनकी क्या तत्परता और श्रमिक की गतिशीलता पर क्या करती है, निर्भर करती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मांग का नियम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये मांग का नियम है। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। मांग का नियम यह बताता है यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम क्या बताता है? तो मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर मांगी गई वस्तु की मात्रा और इसकी कीमत के मध्य विपरीत संबंध होता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बाजार अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो सरकार नियंत्रण से मुक्त होना। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें क्या होता है, जिसमें आर्थिक निर्णयों और वस्तु तथा सेवाओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मुख्यतः देश के वरिष्ठ नागरिकों और व्यवसायियों की परस्पर बातचीत द्वारा होता है। इसमें केंद्रीय योजना या सरकार का क्या होता है, हस्तक्षेप कम होता है। अमेरिका क्या है? अमेरिका विश्व का प्रमुख बाजार अर्थव्यवस्था है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो सामान्य संतुलन विश्लेषण वालरस ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं।
तो वालरस फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे जिनका पूरा नाम लियोन वालरस था। इन्होंने 1874 की अपनी श्रेष्ठ कृति एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स में सामान्य संतुलन का क्या किया था, सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत व्यक्तिगत तथ्य विषय के बजाय क्या समूचे आर्थिक बाजार के कार्यों को क्या करता है, स्पष्ट करने का प्रयास करता है। यह इस तथ्य को दर्शाने का प्रयास करता है कि क्यों और कैसे सभी मुक्त बाजार दीर्घ काल में संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं तो द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो द्विपक्षीय एकाधिकार वह बाजार है जिसमें एक विक्रेता और एक क्रेता होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यदि देश के समस्त तांबे का उत्पादन एक फर्म द्वारा किया जाता है और इस धातु का प्रयोग केवल एक फर्म द्वारा किया जाता है तो तांबा बाजार द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार क्या होगा, कहलाएगा। इस प्रकार के बाजार में संतुलन का निर्धारण, मांग और पूर्ति का निर्धारण परंपरागत साधनों द्वारा नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।